इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पार्टी कार्यालय पर दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जहां अहम राजनीतिक मुद्दों को सामने रखा जाएगा, उसके पक्ष में बातचीत की जाएगी। वहीं संगठन और चुनावी रणनीति पर भी बयान संभव है। तो मीडिया से सीधा संवाद करने वाले हैं अखिलेश यादव। समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक अहम प्रेस वार्ता करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के राज्य मुख्यालय पर आयोजित होगी, जो दोपहर 1 बजे के आसपास शुरू होगी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव प्रदेश और देश की राजनीति में स्थिति को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। इसके साथ ही सरकार की नीतियों, विपक्ष की भूमिका और संगठनात्मक मुद्दों पर भी बयान देने की संभावना बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, आगामी चुनाव, पार्टी की रणनीति को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं। तो ये बड़ा दिन समाजवादी पार्टी के लिए माना जा सकता है, क्योंकि आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो चर्चा कर सकते हैं। चुनाव को लेकर भी बातचीत की जा सकती है, उसके लिए क्या कुछ रणनीति है उस पर भी बातचीत की जा सकती है। मीडिया से सीधे वार्ता कर सकते हैं। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कुछ खास हो सकता है इस बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव जो है वो प्रेस वार्ता का आज आयोजन किया गया है सपा की तरफ से, और 1 बजे का वो टाइम शेड्यूल है जो कि जारी किया गया है, जिस वक्त अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे। और देखिए इस प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव कई सारे अहम मुद्दे उठा सकते हैं। देखिए पहले ही अखिलेश यादव अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के धरने को लेकर के प्रमुखता से अपनी बातों को रख चुके हैं। बीजेपी को वो अधर्म पार्टी बता चुके हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं शंकराचार्य को, उनको पड़ेगा। ये सारी बातें देखिए वो पहले ही कर चुके हैं। कहीं ना कहीं इसका कयास है कि देखिए अभी भी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। उनके साथी, अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ में देखिए वहां पर वो धरने पर बैठे हुए हैं, और ऐसे में देखिए राजनीति बिल्कुल हाई पारा मोड में है। और इस बीच अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इशारा करती है कि अखिलेश यादव बहुत कुछ कहने के मूड में नजर आ रहे हैं, जो प्रेस वार्ता में देखिए आज सुनने को मिल भी सकता है। सत्ता पक्ष की तरफ कटाक्ष जो है वो सुनने को मिल सकता है। और काशी में जिस प्रकार से मणिकर्णिका घाट पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, उस काम को लेकर के जो विवाद सामने आया, उस पर भी अखिलेश यादव आज कुछ कह सकते हैं इस प्रेस वार्ता के दौरान। जी बिल्कुल अनुराग, यानी माना जा सकता है कि जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं उस पर पार्टी से बातचीत कर सकते हैं। मीडिया से भी अखिलेश यादव जो है वो बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अनुराग, अगर बात की जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम मुद्दे की, तो वो कौन सी हो सकती है? क्या संगठन, चुनाव और रणनीति पर भी बयान संभव है? जी देखिए, बिल्कुल हाल ही में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा सम्मेलन अपनी पार्टी के मुख्यालय पर किया था, जहां पर सारे जो 37 सांसद हैं, माफ कीजिएगा, उन 37 सांसदों को बुलाया गया और उन सांसदों के साथ उनसे रिपोर्ट भी ली गई और उनसे बात करके आगे स्ट्रेटेजी भी तय की गई। अंदरूनी खाकी ये बातें हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए आज प्रेस वार्ता होनी है, ऐसे में कटाक्ष भर भर के देखने को मिल सकते हैं बीजेपी की तरफ। लेकिन कुछ अन्य मुद्दे भी हैं चलते मुद्दों से इतर, जिसको भी आज सपा प्रमुख उठा सकते हैं और वो मुद्दे भी डोमेन में ला सकते हैं। देखिए अखिलेश यादव कभी भी प्रेस वार्ता के पहले अपने सारे पत्ते नहीं खोलते, इशारों में वो बात करते हैं, लेकिन जब प्रेस वार्ता का समय आता है तब वो मुस्कुरा करके सारी बातें कह जाते हैं। तो देखिए आज भी अखिलेश यादव सपा मुख्यालय पहुंचेंगे, प्रेस वार्ता होगी और प्रेस के सामने चलते मुद्दों को तो वो उठाएंगे कि जो अभी डोमेन में चल रहे हैं वो तो है ही, लेकिन कुछ नया कटाक्ष देखिए वो कर सकते हैं, साथ साथ नई कोई मुद्दे को उठा सकते हैं। स्ट्रेटेजी पार्टी पहले ही बना रही है। बिल्कुल अनुराग, आज देखना होगा कि आखिर किन किन मुद्दों को अखिलेश यादव जो है इस बार उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब सीधे आपको ले चलते हैं न्यू दिल्ली, जहां पीएम मोदी जो है वो लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। इंट्रोड्यूस किए हैं। आज सीमा पर, जीरो लाइन पर बीएसएफ की महिला ट्रुप्स तैनात हैं, और यदि सीआरपीएफ की बात करें तो आज से 2 ही दिन बाद 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ की ऑल मेल कंटिंजेंट, पुरुषों की कंटिंजेंट की अगुवाई
कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला असिस्टेंट कमांडेंट करने वाली है। आज के रोजगार मेला की दूसरी विशेषता ये कि लगभग 14.6% शेड्यूल्ड ट्राइब उम्मीदवार, यानी रिजर्वेशन की दर से दुगनी तादाद। और यह भी इसलिए हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने अनुसूचित जनजातियों को लेकर के विशेष ध्यान दिया है। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हर योजना की रचना करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखा जाता है, तो यही वो युवा है आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले, जो सन 2047 में अपने करियर और ऊर्जा की चरम सीमा पर होंगे। और जब भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा तो दुनिया इनकी मिसाल दे करके ये कह सके कि यही वो विकसित भारत है जो मोदी जी से प्रेरित युवाओं के सामर्थ्य और उनकी क्षमता का साकार है। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारी युवा शक्ति को भारत के विकास में भागीदारी के रोज नए अवसर मिल रहे हैं और आज का ये रोजगार मेला एक बार फिर युवाओं की कड़ी मेहनत और सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संदेश लाया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी भारत आज सिर्फ विकास के सपने देखने वाला देश नहीं, बल्कि बड़े बड़े सपनों को साकार करने वाला देश बन रहा है। हाईवे से लेकर डिजिटल नेटवर्क तक, स्पेस से लेकर स्टार्टअप तक, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके केंद्र में है भारत की युवा शक्ति। जब भारत रनवे और रेल कॉरिडोर बनाता है तो उससे जुड़ा होता है युवा सामर्थ्य। जब भारत डिजिटल बनता है तो युवा टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाते हैं। जब भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में आगे बढ़ता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बसंत पंचमी पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें संगम में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन डुबकी लगाई। वहीं महाकुंभ जैसे संगम के नजारे देखने को मिले। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए थे। आपको बता दें सुबह से देर रात तक चलता रहा स्नान का सिलसिला। वहीं देश विदेश से श्रद्धालु जो है वो प्रयागराज पहुंचते रहे। आपको बता दें प्रशासन की व्यवस्था भी पूरी तरह से सफल रही। तो बसंत पंचमी पर आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम प्रयागराज में देखने को मिला। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आपको बता दें इस शुभ दिन पर करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र डुबकी लगाई। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें सुबह से ही स्नान का सिलसिला शुरू हो गया था जो देर रात तक चलता रहा। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए थे। वहीं श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण ढंग से स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। बसंत पंचमी पर संगम क्षेत्र भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आया। तो आपको बता दें महाकुंभ जैसे नजारे जो हैं वो संगम तट पर देखने को मिले। माघ मेला के दौरान कल बसंत पंचमी का शुभ अवसर था और इस दौरान 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें प्रशासन की व्यवस्था भी पूरी तरह से सफल रही। 3.5 करोड़ लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षा के साथ आस्था की डुबकी लगाई। सभी जगह सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए थे। बसंत पंचमी पर प्रयागराज में यह आस्था का सैलाब जो है वो देखने को मिला था। संगम में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मिर्जापुर से जुड़ी धर्मांतरण केस में अब बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें बुर्के में हिंदू लड़कियों की फोटो लेते थे आरोपी और वहीं हिंदू लड़कियों की फोटोग्राफ दिखाकर
फंडिंग कराई जाती थी। जिम के दौरान फोटो क्लिक करते थे आरोपी और ब्लैकमेल करके धर्मांतरण का दबाव डालते थे। तो आपको बता दें, मिर्जापुर में चल रहे धर्मांतरण केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि आरोपी जो है वो हिंदू लड़कियों की फोटो बुर्के में छिपकर क्लिक करते थे। इसके बाद इन तस्वीरों का इस्तेमाल कर फंडिंग जुटाई जाती थी। आरोपियों ने जिम में भी लड़कियों की फोटो लेने की घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ लड़कियों को ब्लैकमेल करके धर्मांतरण का दबाव डाला जाता था। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश तेज कर दी है और जांच में कई अन्य पहलुओं पर भी कुछ मामले जो हैं वो सामने लाने की कोशिश कर रही है। मामला सामाजिक और कानूनी रूप से काफी संवेदनशील बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, ब्लैकमेल कर लड़कियों से धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए कमलेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से। कमलेश, इस धर्मांतरण मामले में लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इसी बीच एक खुलासा आया है कि बुर्के में हिंदू लड़कियों की तस्वीर ली जाती थी। किस तरह से इन तस्वीरों को यूज किया जाता था, कहां भेजा जाता था, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रज्ञा जी, मैं आपको बताते चलूं कि ये ट्रेनर जो होते थे, ट्रेनिंग कराते थे, ट्रेनिंग के दौरान जो दोस्ती होती थी जी, दोस्ती होने के बाद अपने प्रेम जाल में जब फंसा लेते थे लोग, फंसा ले के बाद जो है कि इनको बुर्का पहनाया जाता था। यानी कि प्रेम जाल में फंसाने के बाद कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बुर्का पहना के कुछ फोटो तस्वीरें लोग खींच लेते थे जी, और अचानक से खींचते थे। न कि जो पीड़िता को पता भी नहीं होता था, ये खींच लेते। उसके बाद यहाँ से ब्लैकमेलिंग का इनको शुरू हो जाता था। इनकी कहानी लोग इनको दिखा कर ब्लैकमेल करते कि अरे तुम तो हिंदू हो लेकिन बुर्के में पहने, आप किसी को दिखाएंगे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। इसी तरह से ब्लैकमेल करके पैसे भी लिए जाते थे इनसे। जो भी पीड़िता थी ब्लैकमेल से पैसे लेकर वो फंडिंग करते थे और कहीं ना कहीं इनका तार कहीं दूर से लोगों से भी जुड़ा हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस पर मिर्जापुर की प्रशासन सख्त लगी हुई है कि तार इनका कैसे कहां से जुड़ रहे हैं। और जो आरोपी अभी मुख्य लोग हैं, जो शाहिद करके, जो लकी और एक इमरान, 2 लोग अभी फरार है। कमलेश, ये फंडिंग कहाँ भेजी जाती थी, इसकी कोई जानकारी? किसके थ्रू भेजी जाती थी? पुलिस जो है कि अपनी टीम चारों तरफ गठित कर दी है। बहुत जल्द मिर्जापुर पुलिस उसकी भी खुलासा करे कि ये फंडिंग कहाँ होती थी, कैसे होती थी। और जो आरोपी इमरान और शाहिद है, ये दोनों पकड़े जाने के बाद सारी खुलासे सामने आ जाएंगे। और आपको बता दे प्रज्ञा जी, ये जो फरार हुए, ब्लैकआउट इनको किया गया है। इनके जिम को सील करने के बाद जैसे पकड़ते हैं उसके बाद सारी मामले जितने हैं सारे चीज को सामने खुल के आ जाएगा। और 50 से अधिक जो फोटो मिले हैं उससे सीधे साबित हो चुका है पुलिस प्रशासन को कि इन्होंने इस तरह से धर्मांतर करा के जो है कि ब्लैकमेलिंग का काम करते थे जी। और कई करोड़ों की जिम मिर्जापुर में सबसे महंगी जिम केजीएन की कही जाने वाली है जी। बिल्कुल कमलेश, क्या इस मामले में कोई और नया नाम भी सामने आया है? अभी नहीं, जीआरपी का जो सिपाही था, सिपाही लास्ट में भी उसको पकड़ के जेल भेज दिया गया है। मुठभेड़ में एक लोग को पकड़ के जेल भेजा है, उसके पहले 4 लोग हैं, लेकिन अभी 2 लोग फरार है। 2 लोग के सिवा अभी और भी कुछ लोग के नाम आ सकते हैं, क्योंकि इनका तार कहा जा रहा है कई बड़े लोगों से तार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, इस मामले में कमलेश अगर बात की जाए, क्या केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही शामिल थे या और भी अन्य लोग शामिल थे? देखिए पुलिस तो लगी हुई है, लेकिन अभी तक जो मुस्लिम समुदाय के लोग ही शामिल होकर इस तरह का काम करते थे, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज यानी केजीएन के नाम से खोले जाने वाले जो जिम थे मिर्जापुर में 5 जिम पर, ये सभी लोग एक ही परिवार के लोग पूरे जिम खोले थे, यानी कि पूरे मुस्लिम लोग थे। लेकिन जो जिम में प्रैक्टिस करने जाते थे हिंदू लड़कियां भी जाते थे, मुस्लिम भी जाते थे, लेकिन जो कृत्य किया जा रहा है वो सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ किया जा रहा था। यानी हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया जाता था। जी, जी। बिल्कुल कमलेश, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे और क्या कुछ खुलासे सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी? अभी पुलिस ने तो जितने लोग, सबसे पहले 4 लोग को गिरफ्तार किया गया था, तो जो उनके मोबाइल को पकड़ा गया, तो मोबाइल में सुनने में ही आया है, पुलिस ने, प्रशासन ने बताया है कि वो जो मोबाइल में
सारे डेटा को डिलीट करके आए थे। डिलीट करने के बाद एक फोल्डर जो सीक्रेट बना के रखे थे वो खोल नहीं रहे थे। काफी मशक्कत के बाद जैसे जो फोल्डर उन्होंने खोला तो खोलने पर सारे चीज उसमें चले आए, सारे सबूत चले। 50 से अधिक लड़कियों के मतलब कुछ घिनौनी तरीके से तस्वीरें आई और बुरखे में तस्वीरें आई। उससे साबित हो गया कि सब इसी तरह से ब्लैकमेलिंग पूरा एक संगठित करके बिल्कुल कमलेश, काफी ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था लड़कियों को। अब देखना होगा कि पुलिस जो है इस मामले में और क्या कुछ खुलासे करती है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नोएडा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण की दफ्तर से एसआईटी टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। एडीजी जोन भानु भास्कर मौके पर मौजूद रहे, वहीं मेरठ कमिश्नर भानुचंद गोस्वामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें दोपहर 3 बजे से रात 10:50 तक ये पूरी जांच चली थी। करीब 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ जो है वो लगातार जारी रही। एसडीआरएफ सहित नोएडा अथॉरिटी के अफसरों से लगातार सवाल किए गए। सभी संबंधित विभागों के बयान भी इस मामले में दर्ज किए गए हैं। तो आपको बता दें नोएडा में एक अहम कार्रवाई के तहत नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में एसआईटी की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। मौके पर एडीजी जोन भानु भास्कर मौजूद रहे, जबकि मेरठ कमिश्नर भानुचंद गोस्वामी भी जांच के दौरान उपस्थित रहे। आपको बता दें ये जांच दोपहर 3 बजे से रात के 10:50 तक चली। करीब 9 घंटे से अधिक समय तक संबंधित अधिकारियों से गहन पूछताछ की गई। वहीं जांच के दौरान एसडीआरएफ सहित नोएडा अथॉरिटी के अफसरों से भी सवाल किए गए। आपको बता दें इस दौरान सभी संबंधित विभागों के बयान दर्ज किए गए हैं। तो नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर से अब एसआईटी की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। लगभग 9 घंटे तक पूछताछ जो है एसआईटी की टीम ने की है। एडीजी जोन भानु भास्कर भी जो है इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा कई अधिकारी जो हैं मौजूद रहे। आपको बता दें मेरठ कमिश्नर भानुचंद गोस्वामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो दोपहर 3 बजे से रात के 10:50 यानी लगभग 11 बजे तक ये पूछताछ जो है वो जारी रही। लगभग 9 घंटे तक ये पूछताछ जो है वो जारी रही। उसके बाद एसआईटी की टीम जो है अब रवाना हो चुकी है। कई अहम सवाल जो है अधिकारियों से पूछे गए थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर हुआ जिसमें जैश ए कमांडर जो है वो मारा गया है। आपको बता दें पाकिस्तानी मूल का उस्मान भी इस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। बिलावर इलाके में छुपा था उस्मान, पर हेतर के लोगों को बंधक बनाया गया था। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में बड़ी सफलता मिली है। इस मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का कमांडर उस्मान जो है वो मारा गया है। आपको बता दें पाकिस्तानी मूल का ये उस्मान बताया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार उस्मान बिलवार इलाके में छिपा हुआ था और लंबे समय से सक्रिय था। इससे पहले उसने परहेतर क्षेत्र में स्थानीय लोगों को बंधक भी बनाया था। वहीं सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन चला दिया है, जिसमें उसे ढेर कर दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये बड़ा एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें पाकिस्तानी मूल का जैश ए कमांडर जो है वो मारा गया है। तो ये बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों की मानी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये बड़ा एनकाउंटर हुआ है। पाकिस्तानी मूल का उस्मान जो है वो ढेर हो चुका है। जैश ए मोहम्मद का कमांडर ही माना जाता था। बिलवार इलाके में ये लंबे समय से छिपा हुआ था और लंबे समय से ये सक्रिय भी बताया जा रहा था। इस मामले में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें जैश ए मोहम्मद का कमांडर उस्मान जो है इस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये बड़ा एनकाउंटर जो है सुरक्षा बलों की तरफ से देखने को मिला है, जहां जैश ए मोहम्मद का कमांडर उस्मान इस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। तो ये बड़ी सफलता जो है मानी जा सकती है सुरक्षा बलों की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये बड़ा एनकाउंटर जो है वो देखने को मिला है। बिलवार इलाके में उस्मान जो है वो छिपा हुआ था, लंबे समय से वो सक्रिय बताया जा रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें परहेतर में उसने लोगों को बंधक भी बनाया था। इसके बाद से लगातार सुरक्षा बल जो है इसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार जम्मू कश्मीर के कठुआ में उस्मान
का एनकाउंटर हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा एनकाउंटर जो है वो देखने को मिला है। जैश ए कमांडर जो है वो मारा गया है। उस्मान जो है इस मामले में ढेर हो गया है। पाकिस्तानी मूल का उस्मान बताया जा रहा था। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये बड़ा एनकाउंटर हुआ है। बिलवार इलाके में लंबे समय से उस्मान जो है वो छिपा हुआ था। बताया जा रहा था कि ये काफी सक्रिय भी था। इससे पहले भी उसने कई लोगों को बंधक बनाया था, जिसके बाद से लगातार सुरक्षा बल जो है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये बड़ा एनकाउंटर देखने को मिला और उस्मान जो है वो ढेर हो गया। तो आपको बता दें, एनकाउंटर में जैश ए कमांडर जो है वो मारा गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।